आरंभ करते हैं। कल की तासिका तक हमने साहित्य शास्त्र पर बहुत बड़ी चर्चा की थी और अब तक हमने साहित्य का तात्पर्य क्या है, साहित्य के तत्व क्या हैं, साहित्य की संस्कृत परिभाषाएं क्या हैं, साहित्य की पाश्चात्य परिभाषाएं क्या हैं, उसके उपरांत हमने साहित्य की हिंदी परिभाषाएं क्या हैं और कल हमने साहित्य के तत्वों पर चर्चा की थी। आज हम साहित्य के हेतुओं पर चर्चा करेंगे। साहित्य हेतु और साहित्य प्रयोजन ये अगला भाग है, जिसमें से आज हम साहित्य के हेतुओं पर चर्चा करेंगे। आशा है आपको जल्दी से ये बातें समझ में आ जाए। जैसे ही हम साहित्य के तत्वों पर चर्चा कर रहे थे कि साहित्य में 4 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं: भाव, विचार, उसके उपरांत कल्पना और शैली। इसके साथ ही साहित्य किन कारणों से रचा जाता है, उन कारणों को भी देखना होगा। उसमें से पहला कारण है हेतु और दूसरा है प्रयोजन। साहित्य क्यों रचा जाता है, तो उसमें है पहले हेतु, यानी जिस कारण से, किस कारण से रचा जाता है वह हेतु, और किस कारण के लिए रचा जाता है उसे कहा जाता है प्रयोजन। तो इसमें से हम पहला आरंभ करते हैं, साहित्य हेतु, भारतीय दृष्टि एवं पाश्चात्य दृष्टि। इसकी भी वीडियो हमने पीपीटी की वीडियो पहले डाल दी है, अनेक बार डाल दी है, फिर भी कुछ बातें केवल पढ़ने से समझ में नहीं आती, तो कुछ गुरुमुख से भी सुनने पड़ती हैं, इसलिए आपके सम्मुख रख रहे हैं। साहित्य के हेतु और साहित्य के प्रयोजन, ये दोनों साहित्य के कारक कारण हैं, लेकिन दोनों में प्रायः गड़बड़ी की जाती है, क्योंकि ये कौन से हेतु हैं और कौन से प्रयोजन है ये समझ में नहीं आता, इनमें गड़बड़ी की जाती है। किंतु दोनों में भेद स्पष्ट रूप से है। हेतु और प्रयोजन कार्य विशेष के साथ, बीज और फल के साथ संबंध होते हैं। मतलब हेतु काव्य का बीज है और प्रयोजन काव्य का फल है। समझ में आई बात? हेतु साहित्य के वृक्ष के का बीज है जिससे साहित्य निकलता है, और प्रयोजन इसके फल हैं। जीवन और जगत के क्रिया व्यापारों के बहुविध प्रभावों का ग्रहण हर व्यक्ति करता है, लेकिन उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति मात्र कोई विरला व्यक्ति अथवा कलाकार या कवि ही कर सकता है। अतः ऐसे कलाकार या कवि के पास ऐसी कोई न कोई सामान्य व्यक्ति से भिन्न विशिष्ट क्षमता अवश्य होती है, जिसके आधार पर वह अपनी अनुभूति को कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त कर पाने में सफल होता है। अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अपनी इस क्षमता या शक्ति को विभिन्न साधनों तथा साधना द्वारा परिष्कृत करना भी अत्यावश्यक होता है। कला सृजन के लिए, चाहे वो कला उपयोगी कला हो, चाहे वो ललित कला हो, चाहे वास्तुकला हो, चाहे शिल्पकला हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे संगीत कला हो, नृत्य कला हो, गायन कला हो, या चाहे काव्य कला हो, इसके लिए मूलभूत जो क्षमता होती है, शक्ति होती है, उसका जो परिष्कार किया जाता है, मतलब और अधिक उसे बेहतर बनाया जाता है, उसके लिए विधान या कला के जो हेतु होते हैं, वह कला के कारण जो होते हैं, उन्हें कला के हेतु या काव्य के हेतु माना जा सकता है। प्रयोजन और हेतु में अंतर है। प्रयोजन फलस्वरूप है तो हेतु बीज स्वरूप। साहित्य हेतु या साहित्य कारणों पर भारतीय संस्कृत आचार्यों ने यह विवेचन किया है। इसमें सबसे पहले देखिए आचार्य भामह का नाम आता है। आचार्य भामह ये कहते हैं अपने ग्रंथ, जिसका नाम मैंने बताया था काव्यादर्श, काव्यादर्श में ये कहते हैं, भामह जो अलंकारवादी आचार्य वे कहते हैं,
गुरुपदेशात अध्येतुम शास्त्रम जड़ धियोपि अलम काव्यम तु जायते कश्चित प्रतिभावतः। अर्थात गुरु के उपदेश से शास्त्रों का अध्ययन करने में मूर्ख व्यक्ति भी गुरु के संपर्क से अच्छी विद्या ग्रहण कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, परंतु काव्य तो किसी प्रतिभावान को ही प्राप्त होता है। यहाँ भामह ने स्पष्ट रूप में काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा को स्वीकार किया हुआ है। उसके उपरांत दूसरे आचार्य आते हैं, आचार्य दंडी, जिन्होंने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीन काव्य के हेतु बना करके इनका समन्वय किया है। आचार्य दंडी ने सबसे पहले काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास इन तीनों का समन्वय करके काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है, नैसर्गिकी च प्रतिभा च श्रुतम च बहुनिर्मलम अमंत्रश्चाभियोगोस्याः कारणम काव्य संपद। अर्थात नैसर्गिक प्रतिभा, बहुश्रुत होना और अमंद गति से, सतत गति से अभ्यास करना, ये तीन काव्य संपदा के कारण हैं। अर्थात जन्मजात प्रतिभा, अत्यधिक सुसंस्कृत और निर्मल ज्ञान एवं अनथक निरंतर परिश्रम युक्त अभ्यास ही काव्य रूपी संपदा के कारण होते हैं, हेतु होते हैं। यहाँ उद्देश्य यह है कि बिना प्रतिभा के भी व्युत्पत्ति और सतत अभ्यास के बल पर साहित्य सृजन हो सकता है। यानी किसी की प्रतिभा कम हो तो वो अभ्यास से या अधिक पढ़ने से और सतत अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से कभी बन सकता है। आचार्य वामन जो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में कहा है, काव्य हेतु को काव्यांग कहा है। और वे लिखते हैं कि लोक विद्या प्रकीर्णश्च, ध्यान दें, वे लिखते हैं लोक विद्या प्रकीर्णश्च काव्यांगानी। अर्थात लोक के अंतर्गत व्यवहार जगत की सारी बातें आ जाती हैं और विद्या के अंतर्गत शास्त्र, शब्दकोश, उसके उपरांत श्रुति, स्मृतियां, कला, कामशास्त्र आदि सारे शास्त्र आ जाते हैं तथा प्रकीर्ण के अंतर्गत प्रतिभा आ जाती है। अर्थ इसलिए यह कहा जा सकता है कि आचार्य वामन ने अभ्यास, व्युत्पत्ति और प्रतिभा ये उल्टे क्रम से काव्य के हेतु के रूप में स्वीकार किए हैं। आचार्य रुद्रट ने भी काव्य के मूल तीन हेतु स्वीकार किए हैं, परंतु वह प्रतिभा को एक अलग नाम देते हैं, शक्ति। प्रतिभा की जगह शक्ति इस्तेमाल करते हैं शब्द। रुद्रट के अनुसार शक्ति ही मूल काव्य हेतु है, शेष दो व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्य के संस्कारक एवं परिमार्जक तत्व हैं। आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य हेतु के रूप में शक्ति और व्युत्पत्ति को स्वीकार किया है। यह शक्ति ही प्रतिभा है। आनंदवर्धन ने शक्ति को व्युत्पत्ति से अधिक महत्वपूर्ण माना है। अगले हैं आचार्य राजशेखर, जिन्होंने काव्य मीमांसा ग्रंथ लिखा है। उन्होंने शक्ति और प्रतिभा को अलग रूप से देखा है। उनके अनुसार शक्ति काव्योत्पत्ति का प्रमुख तत्व हेतु है, जबकि प्रतिभा और व्युत्पत्ति उसके सहायक हैं। आचार्य मम्मट, जिन्होंने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा है, वे कहते हैं शक्ति, निपुणता और अभ्यास को उन्होंने काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया है। उनके अनुसार शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतु तदुद्भवे। अर्थात शक्ति, लोकशास्त्र आदि का सम्यक ज्ञान, काव्य परीक्षण से प्राप्त निपुणता और काव्य ज्ञाताओं के दिग्दर्शन में किया गया निरंतर काव्य रचना का अभ्यास ही काव्योद्भव का मूल हेतु अथवा कारण है। लगभग सारे परिवर्ती आचार्यों ने, जैसे हेमचंद्र, वाग्भट, विश्वनाथ, पंडितराज जगन्नाथ, केशवदास, कुलपति मिश्र, सभी ने मम्मट के कथन का ही पुनरुच्चार किया है, स्मरण किया है। कुल मिलाकर भारतीय संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने तीन प्रकार के काव्य हेतु प्रयुक्त किए हैं। एक प्रतिभा अथवा शक्ति, दूसरा व्युत्पत्ति अथवा निपुणता, तीसरा अभ्यास अथवा प्रवृत्ति। इनमें से अब एक एक को हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। पहला है प्रतिभा। प्रतिभा को ही शक्ति कहा जाता है। प्रतिभा अथवा शक्ति काव्योद्भव का प्रथम हेतु है। आचार्य मम्मट ने इसे कवित्व बीज संस्कार विशेष माना है। शक्ति ही कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। शक्ति के अभाव में रचित साहित्य उपहास के योग्य हो जाता है। इसके आगे दूसरे आचार्य रुद्रट हैं। उन्होंने
शक्ति का वर्णन करते हुए कहा है, मनसि सदा सुसमाधिनी विस्फुरणम अनेकधा विधेयस्य अक्लिष्टाम पदानि च विभाति यस्याम असौ शक्ति। अर्थात शक्ति वह वैशिष्ट्य है जिसके द्वारा समाधिस्थ एकाग्र चित्त में वाक्यार्थ का अनेक प्रकार से विस्फुरण हो जाना तथा कठिनता रहित पदों का भान न हो, उसे शक्ति कहते हैं। वस्तुतः शक्ति और प्रतिभा परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। शक्ति के लक्षणों के बाद प्रतिभा शब्द पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। आचार्य वामन ने काव्य सृजन में प्रतिभा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। वे प्रतिभा का विवेचन करते हुए कहते हैं, कवित्व बीजम प्रतिभानम कवित्वस्य बीजम कवित्व बीजम जन्म जन्मांतर संस्कार विशेषो कश्चित यस्माद् विना काव्यम न निष्पद्यते निष्पन्नम वा हस्यायतनम स्यात्। फिर से पढ़ता हूं, कवित्व बीजम प्रतिभानम कवित्वस्य बीजम कवित्व बीजम जन्म जन्मांतर संस्कार विशेष कश्चिद यस्माद् विना काव्यम न निष्पद्यते निष्पन्नम वा हस्यायतनम स्यात्। अर्थात कविता का बीज प्रतिभान है, वह प्रतिभान जन्म जन्मांतर संस्कार विशेष है होता है। इसके अभाव में काव्य निष्पन्न नहीं होता, निष्पन्न भी हो जाता है तो हास्यास्पद हो जाता है। काव्य कौतुककार आचार्य भट्टतौत ने प्रतिभा के लिए कहा है, प्रज्ञा नवनोन्मेषशालिनी प्रतिभा। अर्थात नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा को ही प्रतिभा कहा जाता है। कुछ नया सोचे, वह नया उन्मेष करे, नई अभिव्यक्ति करे, वही प्रतिभा होती है। और उन्होंने काव्य वर्णन में निपुण ऐसे काव्य निर्माण में को कवि कहा है। आचार्य राजान कुंतक, जिन्होंने वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ लिखा है, उन्होंने पूर्व जन्म के प्राक्तन और इस जन्म के अद्यतन संस्कारों से परिष्कृत अतएव प्रौढ़ एवं अनोखी शक्ति को प्रतिभा कहा है। प्राक्तन अद्यतन संस्कार परिप्राक प्रौढ़ा प्रतिभा काचिदेव कवि शक्ति ही, ऐसा उन्होंने कहा है। फिर से पढ़ता हूं, प्राक्तन अद्यतन संस्कार परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा काचिदेव कवि शक्ति ही कहा है। आचार्य अभिनव गुप्त, जिन्होंने अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन जैसे ग्रंथ लिखे हैं, क्रमशः भरतनाट्य शास्त्र और ध्वन्यालोक पर टीकाएं लिखी हैं, वे लिखते हैं, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा विशेषो रसावेश वैशद्य सौंदर्य काव्य निर्माण क्षमत्वम। फिर से पढ़ता हूं, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा विशेषो रसावेश वैशद्य सौंदर्य काव्य निर्माण क्षमत्वम। अर्थात अपूर्व के निर्माण में जो पहले नहीं था, ऐसे नई चीज अपूर्व के निर्माण में सक्षम प्रज्ञा ही प्रतिभा है। उसमें रसावेश वैशद्य और सौंदर्य निर्माण की क्षमता होती है। आचार्य राजशेखर, जिन्होंने काव्य मीमांसा ग्रंथ लिखा है, वे लिखते हैं, सा शक्ति ही केवला काव्य हेतुरीति यायावरिया। अर्थात काव्य निर्माण का केवल एक ही हेतु है प्रतिभा, जो यायावरी से मतलब घूमने से प्राप्त होती है, पर्यटन से प्राप्त होती है। आचार्य पंडितराज जगन्नाथ, जिन्होंने रसगंधा गंगाधर नामक ग्रंथ लिखा है, वे लिखते हैं, तस्य च कारणम केवला प्रतिभा। अर्थात काव्य के निर्माण का कारण केवल प्रतिभा ही है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रतिभा दो के पक्ष है। प्रथम अचेतन संस्कारों की समृद्धि और द्वितीय नवनिर्माण क्षम है। कल्पना का प्रत्यक्ष कार्य मन के चेतन भाग से संबंधित है। संस्कार समृद्धि और कल्पना के कारण ही साहित्य में अनुभूति और अभिव्यक्ति का सुंदर बाह्य अभ्यांतर कोश चालू होता है। इसी कारण काव्य में अनायासता आ जाती है, सब प्रयास काव्य नहीं बनता। दूसरा है व्युत्पत्ति अथवा निपुणता। साहित्योद्भव का दूसरा हेतु है निपुणता। यह निपुणता लोक के निरीक्षण से और शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त होती है। लोक निरीक्षण के महत्व से परिचित होने के कारण ही आचार्य क्षेमेंद्र, जिन्होंने औचित्य विचार चर्चा नाम का ग्रंथ लिखा है, वे कलाकार को भुवनोपजीवी कहते हैं। लोक संपर्क के कारण लोक हृदय की पहचान बढ़ती है। यह पहचान प्रजातीय चेतन संस्कारों को समृद्ध करती है। लोक हृदय की पहचान पर बल देते हुए महिषी महादेवी वर्मा, जो
छायावाद की बहुत प्रसिद्ध कवयित्री है, वे लिखते हैं, सच्चा कलाकार लोक हृदय को पहचाने बिना नहीं हो सकता। लोक निरीक्षण के अतिरिक्त शास्त्रादि के अध्ययन द्वारा भी निपुणता की प्राप्ति में सहायता मिलती है। गजेंद्र माधव मुक्तिबोध ने 3 प्रकार का संघर्ष कहा है, ज्ञान संघर्ष। पहला है आत्म संघर्ष, दूसरा ज्ञान संघर्ष और तीसरा अभिव्यक्ति संघर्ष को त्रिविध संघर्ष कहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान संघर्ष। यह ज्ञान संघर्ष निपुणता प्राप्ति का संघर्ष है। नए नए ज्ञान लेने की इच्छा है। निपुणता के कारण ही ज्ञान का विस्तार होता है और ज्ञान विस्तार में ही भाव विस्तार की संभावनाएं होती हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जिन्होंने लिलिकर बैलेट्स नामक ग्रंथ लिखा उनके मित्र के साथ, एस.टी. कॉलरिज के साथ, वे निपुणता को अंतर्दृष्टि का प्रशिक्षक कहते हैं। आचार्य मम्मट ने निपुणता को स्पष्ट करते हुए कहा है, निपुणता क्या है, व्युत्पत्ति क्या है? लोकस्य स्थावर जंगमात्मक लोकवृत्तस्य शास्त्राणाम छंदो व्याकरणाभिधान कोशकला चतुर्वर्ग गज तुरग खड्गादि लक्षण ग्रंथानाम काव्यानाम च महाकवि संबंधिनाम आदि ग्रहणादि इतिहासादीनाम च विमर्शनात् व्युत्पत्ति। फिर से पढ़ता हूँ। लोकस्य स्थावर जंगमात्मक लोकवृत्तस्य शास्त्राणाम छंदो व्याकरणाभिधान कोशकला चतुर्वर्ग गजतुरग खड्गादि लक्षण ग्रंथानाम काव्यानाम च महाकवि संबंधितानाम आदि ग्रहण आदि इतिहासादीनाम च विमर्शनात् व्युत्पत्ति। अर्थात स्थावर मतलब जो स्थायी चीजें हैं, जैसे वृक्ष, पत्थर, पर्वत आदि। जंगम अर्थात चेतन, जैसे मनुष्य हैं या अन्य प्राणी पशु पक्षी हैं। लोक के वृत्त, छंद, व्याकरण, अमरकोश, कला ग्रंथ, धर्म अर्थ काम मोक्ष संबंधी ग्रंथ, हाथी एवं घोड़े के लक्षणों के ग्रंथ, खड्ग तलवार आदि विद्या वाले लक्षण ग्रंथ, महाकवियों के काव्यों तथा इतिहास आदि के विमर्शन से जो व्युत्पत्ति होती है उसे निपुणता कहते हैं। तीसरा है अभ्यास अथवा प्रवृत्ति। अभ्यास अथवा प्रवृत्ति, अभ्यास अथवा प्रवृत्ति काव्योत्पत्ति का तीसरा और अंतिम प्रेरक हेतु है, उसी को अभ्यास कहा जाता है। काव्य ज्ञाताओं के उपदेश के कारण काव्य में पुनः पुनः प्रवृत्ति का नाम ही अभ्यास है। आचार्य मम्मट अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में लिखते हैं, काव्यम कर्तुम विचारयितुम च ये जानन्ति तदुपदेशे करणे योजने च पौनः पुण्येन प्रवृत्तिरिति अभ्यासः। फिर से पढ़ता हूँ। काव्यम कर्तुम विचारयितुम च ये जानन्ति तदुपदेशेन करणे योजने च पौनः पुण्येन प्रवृत्ति अभ्यासः। अर्थात जो लोग काव्य करना जानते हैं, जो काव्य पर विचार करना जानते हैं, उनके उपदेश से विचार करके बार बार काव्य करने में एवं योजना करने में की प्रवृत्ति को ही अभ्यास कहा जाता है। अभ्यास के द्वारा ही गुरु से सीखी हुई किसी कला को चरम सीमा तक पहुंचाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए काव्य के प्रेरक तत्व में अभ्यास का बहुत अधिक महत्व है। आचार्य दंडी ने काव्य सृजन की प्रक्रिया में अभ्यास को बहुत अधिक महत्व दिया है। उनका कथन स्पष्ट है कि न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुबंधी प्रतिभानमुद्यतम श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवं करोत्यैवं कमप्यनुग्रहं तदस्तंद्रे निशम सरस्वती श्रमादुपास्या खलु कीर्तिमिप्सुभिः कृषे कवित्वेऽपि जनाः कृतश्रमा विदग्ध गोष्ठीषु विहर्तुमीशते। फिर से पढ़ता हूँ। न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुबंधी प्रतिभानमुद्यतम श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवं करोत्येवं कमप्यनुग्रहं तदस्तंद्रे निशम सरस्वती श्रमाद उपास्या खलु कीर्तिम इप्सुभिः कृषे कवित्वेऽपि जना कृतश्रमा विदग्ध गोष्ठीषु विहर्तुमीशते। अर्थात यदि पूर्व जन्म के संस्कार भी न हो, अपने गुणों के कारण प्रतिभा का उदय भी न हो पाया हो, तो सुनने से एवं प्रयत्न से वाणी की मतलब सरस्वती की उपासना करने से वह अवश्य अनुग्रह कृपा करती है। अतः सचमुच कवि बनने की इच्छा रखने वालों ने आलस्य छोड़कर
रात दिन श्रम पूर्वक सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। अशक्त कवित्व बीज होने पर भी, अशक्त कवित्व होने पर भी श्रम द्वारा विद्वानों की गोष्ठियों में प्रभाव डाला जा सकता है। काव्योद्भव या साहित्योद्भव के लिए शक्ति, निपुणता एवं अभ्यास, मतलब शक्ति यानी प्रतिभा, निपुणता यानी व्युत्पत्ति, प्रवृत्ति यानी अभ्यास, तीनों ही महत्वपूर्ण है। इनमें से शक्ति प्रेरणा का धरातल है, तो अभ्यास रचना का धरातल, और निपुणता या व्युत्पत्ति इन दोनों धरातलों को, मतलब प्रतिभा और अभ्यास को जोड़ने वाला तीसरा धरा उपयोगी धरातल है। केवल प्रतिभा की शक्ति से साहित्य सृजन नहीं हो सकता, उसके लिए साधना की अर्थात व्युत्पत्ति की भी आवश्यकता होती है। प्रतिभा और व्युत्पत्ति की परिपक्वता के अतिरिक्त साहित्य सृजन के लिए अभ्यास, हर रोज वही वही करना, उसकी भी नितांत आवश्यकता होती है। जिस प्रकार प्रतिभा मात्र साहित्य उद्भव का हेतु नहीं हो सकती, उसी प्रकार निपुणता से भी साहित्य सृजन नहीं हो सकता। केवल बहुज्य होने मात्र से कोई प्रतिभा के अभाव में आस्वाद नहीं प्राप्त कर सकता, साहित्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे दरवी सुपरसानी, वह जैसे करछी या पड़ी दाल में रख दी जाए तो उसका आस्वाद हम ले सकते हैं, वह चमचा या वह पड़ी, वह करछी आस्वाद नहीं ले सकती। उसी प्रकार से वो स्वाद से वंचित रहते हैं। केवल अभ्यास से ही कोई कविता नहीं कर सकता। यह बात दूसरी है कि प्रतिभा के अल्प होने पर भी अभ्यास के बल पर चमत्कार पूर्ण काव्य रचना करके थोड़ा बहुत यश कोई प्राप्त भी कर सकता है, किंतु इस प्रकार परिश्रम से लिखी हुई कविता घास काटने की प्रक्रिया ही हो सकती है। इसलिए प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों का संगम होना चाहिए, ऐसा हमारे संस्कृत के आचार्यों ने कहा है। अब हम जाते हैं 2-3 मिनटों में पाश्चात्य लोग क्या कहते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करने का प्रयास करते हैं। या हम ये करेंगे, हम कल की तासिका में साहित्य हेतु के पाश्चात्य विद्वानों ने साहित्य हेतु किस प्रकार कहे हैं, उस पर हम कल विचार करेंगे। क्योंकि सुबह से हमारी तासिकाएं चालू हैं और आज गलती से हम जो रिचार्ज करने की केबल होती है वो लाना भूल गए थे, इसलिए आज हम यहीं ठहर जाते हैं। कल की तासिका में हम साहित्य हेतु के प्रति पाश्चात्य आचार्य क्या कहते हैं, इस पर विचार करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय नागरी, धन्यवाद।